बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है तो दुनिया पर फिर एक जंग मंडला रही है। हमने देखा कि माजी में भी मुतादिद जंगी मामलात रहे 2025 में, लेकिन 26 में भी शायद वैसा ही कुछ होने जा रहा है। ये अमेरिका और ईरान क्या कल परसों ही जंग शुरू हो जाएगी? मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ईरानी जो खबर रसा इदारे हैं वो कह रहे हैं कि अब ईरान में जो जो लोग सड़कों पे निकले थे अब मामलात बेहतर है। पूछ लेते हैं सारी डिटेल। खित्ते पर बड़ी गहरी नज़र रहती है आपकी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे अडवाणी साहब शो में। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सर चूंकि आपका तजिया बड़ा अहम है, इस बार कुछ सरप्राइज लग रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कतर ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने मना कर दिया, हम अपनी जो हदूद है, एयर स्पेस है, हम आपको नहीं देंगे। अमेरिका क्या करने जा रहा है? क्या वाकई अब कत्लो गारत आपको नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो रुक गया है मामला। उसकी वजूहत ये है कि अरब कंट्रियों ने मना कर दिया हमारी बेस इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ईरान ने डायरेक्ट कह दिया था कि जहां से भी हम पे अटैक होगा हम उस पे भी अटैक करेंगे। तो अमेरिका की जो बेसें हैं जो अरब कंट्रियों में, तो वो काफी रिस्की फैक्टर हो गया था। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम अपनी बेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे। तब अमेरिका के पास एक चॉइस भी नहीं थी, और उन्होंने काफी कन्विंस भी किया, और एक्चुअल फिर तो पीछे हट गया ट्रम्प साहब। और एक्चुअली ये जंग अमेरिका की डायरेक्ट जंग नहीं है, ये इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूद जाए, और वो अपना फायदा देख रहा है उसमें इसराइल। और अमेरिका को भी पता है। मसला ये है कि अमेरिका क्यों जंग करना चाहता है, उसकी वजह ये है कि आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं कुछ अरसे पे। अब ट्रम्प डरता है कि अगर वो इसराइल को नाराज कर देगा तो वो इलेक्शन में हार जाएगा। तो यही वजूहत के तहत वो एक तरह से ब्लैकमेल हो रहा है और वो जंग पे आ गया करने के लिए। लेकिन ये जंग अमेरिका के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगी। ये सब चीजें ट्रम्प भी समझता है, इसी वजह से उसने आखिर वक्त हट गया, विड्रॉ कर लिया। और मुझे नहीं लगता, हाँ, साउथ चाइना से उन्होंने अपना वो कैरियर ट्रांसफर किया है, एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रांसफर कर रहे हैं, एक हफ्ते में वो पहुंचेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर अमेरिका ये गलती कर जाता है, क्योंकि इसराइल के प्रेशर में ये जंग अगर करेगा भी, तो अमेरिका को काफी नुकसान होगा। क्योंकि इस बार चाइना और रशिया बिल्कुल 100% ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। क्योंकि अब इनको पता है कि अगर यहाँ से ईरान जाता है तो हम भी जाते हैं, फिर हमारी बारी है। और उसकी वजूहत ये है कि देखिए वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया, तो 10-10 साल के इनके मुआहदे हैं रशिया के और चाइना के, इतनी इन्वेस्टमेंट की है वेनेजुएला में, वो सब एक तरह से ब्लॉक हो गई ना। हाँ। लेकिन अमेरिका वहाँ कामयाब नहीं हुआ खुद भी, क्योंकि जो ऑयल अमेरिका को भी कुछ मिला नहीं है, वहाँ ऑयल वहीं रुका हुआ है, लोकली उसको कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अमेरिका उस जंग वहाँ भी नाकाम हुआ है। अब ये दूसरी नाकामी अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। आप तो रशिया और चाइना है ना। हाँ, इकबाल अडवाणी साहब, आप तो जो तजिया दे रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक आ रही हैं। अभी 1 घंटा पहले की भी अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो भी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप कुछ देर में अवाम से खिताब करेंगे और उसके बाद अवाम को एतमाद लेने के बाद ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। और अगर ये हमला कर दिया जाता है तो रिटर्न में ईरान कितना तैयार है? देखें, ईरान बहुत ज्यादा तैयार है, ये अमेरिका को भी पता है। यानी अगर अमेरिका यहाँ से अटैक, मुझे तो नहीं लगता कहाँ से अटैक करेगा अभी। अगर यहाँ की एयरबेस यूज करेगा तो इसकी जितनी एयरबेसें हैं, जो भी यानी जो इसके अड्डे हैं, फौजी अड्डे, वो तो सब तबाह हो जाएंगे। और अमेरिका को पता है, समझे, ईरान के पास ऐसे मिसाइल है वो डायरेक्ट अटैक करेंगे। एक चीज मैं आपको एक बताऊं, जब ये हंगामे हो रहे थे तो इंटरनेट बंद कर दिया था ईरान गवर्नमेंट ने। तो स्टारलिंक जो एलन मस्क का है, बहुत पावरफुल है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जी आप यकीन करें, ईरान के पास चाइना या रशिया से ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि उसने उसको भी जाम कर दिया। स्टारलिंक बिल्कुल फारिग हो गया यहाँ पर। तो अमेरिका को मैं बताता चलूं कितना नुकसान होगा। आप सोचें पहले कि अगर अमेरिका का F-35 ज़यारा अगर ईरान ने गिरा दिया
तो अमेरिका की वेपन की मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। ओहो। ये सब चीजें सोचना पड़ रहा है अमेरिका को, हाँ। और 100% ऐसे जहाज गिर जाएंगे। इस बार अमेरिका को अंदाजा नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो ईरान को गवा नहीं सकते। अगर ईरान को उन्होंने गवा दिया तो इसके बाद रशिया की बारी है, फिर चाइना की है, क्योंकि ऑयल चाइना को कौन देगा? 30-40% कम डिस्काउंट पे कौन देगा तेल? वेनेजुएला का विरोध कर दिया इन्होंने, अमेरिका ने। यहाँ का तेल विरोध हो जाएगा तो चाइना अपनी मार्केट कैसे चलाएगा? हाँ। अपनी इंडस्ट्रियां कैसे चलाएगा? ठीक है। बाकी कंट्रियों से तो जाने ही नहीं देगा ऑयल अमेरिका। तो चाइना के लिए भी ये आखिरी अब इसमें अपॉर्चुनिटी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, आपने दो कंट्रीज के नाम लिए, चाइना और अमेरिका। इसमें एक सवाल ये है कि माजी में जब ये जंगी हालात हुए थे तो ईरान की जो लीडरशिप थी उसको भी वो बचा ना सके थे। मेरा एक सवाल ये है, अब कितना तैयार है? और पिछली बार हमने देखा था एजेंसीज का फेलियर हमने देखा था। पाकिस्तान बड़ा खित्ते में अहम है, क्या वाकई पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है या करेगा, और कैसे करेगा? सफारती मामलात पे करेगा, जंगी वेपन देगा, कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पता नहीं हमारे मुल्क में किस तरह की डिबेट हो रही है। मैं आपको बताऊं, अगर इसराइल यहाँ पर आ जाता है ईरान के अंदर, तो क्या करेगा? 4 टुकड़ों में उसको बांट देगा, और पूरा असर रसूख किसका आ जाएगा? इसराइल का। मोसाद आ गई वहां पर, सही है। तो पाकिस्तान को तो वो खत्म कर देंगे वहां बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान की तो बॉर्डर में, और फिर पाकिस्तान में वो तो हालात पाकिस्तान में खराब करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इसराइल तो चाहता ही नहीं है कि कोई इस्लामी मुल्क इतनी ताकत रहे। तो सबसे पहला टारगेट वो पाकिस्तान को करेंगे। और जब इसराइल आपकी बॉर्डर पे आ जाएगा तो आप क्या सोचते हैं? एक चीज मैं आपको और बताऊं, सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस मुआहिदा हुआ, ये इसराइल को तो खटकता है ना, इसको तो बर्दाश्त नहीं है। एक एटमी मुल्क वहां पहुंच गया है तो सबसे पहले पाकिस्तान की बारी लाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा होगा शाह फैसल के बाद आज की शाह फैसल से लेकर अभी तक तकरीबन 50 साल हो गए, कभी किसी ने, सऊदी अरब ने कभी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है? लेकिन जब से पाकिस्तान से डिफेंस मुआहिदा हुआ है, इसके बाद आप देखें सऊदी अरब चेंज होता जा रहा है। सऊदी अरब हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, मुस्लिम लीडर बन के सामने आ रहा है सबके। इसराइल के सामने आ गया, अमेरिका के सामने आ गया, अमेरिका को ओपनली मना कर दिया कि आप हमारी एयरबेस यूज मत करना। तो ये हिम्मत कहां से आई है? पाकिस्तान से डिफेंस मुआहिदे के बाद आई है। तो इसराइल को तो ये, पाकिस्तान तो इसको चुपता होगा अभी, तो इसे ही मौका मिलेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान का टारगेट है। और इंडिया की जो जंग हुई थी उसमें इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था, उसके ऑफिसर वहां बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान के लिए तो समझे कि पाकिस्तान को तो ईरान की इस रिजीम को बचाना बहुत ही जरूरी है, ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, चूंकि पाकिस्तान की सियासत में नई पॉलिटिकल पार्टियां बनना और फिर आना पार्लिमानी सियासत में नई बात नहीं है, अच्छी बात है। एक और मारूफ टीवी एंकर इकरारुल हसन साहब ने अवामी राज तहरीक नामी पार्टी की लॉन्चिंग कर दी है 20 रहनुमाओं के साथ। ये किस चीज का इंदिया है? क्या पाकिस्तान की सियासत में ये अच्छा है? कोई ब्लैंक था? कोई पार्टियां तो बननी चाहिए, लेकिन ये जितनी नई पार्टियां हैं, अगर इनको एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट होगा तो ये कुछ आगे बढ़ सकेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, ये भी मान लिया। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है तो कुछ सीटें मिल जाएंगी, नहीं होगा तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, भले जितनी भी सियासी पार्टियां आ जाए। क्या सोहेल आफरीदी सीएम केपी के नाअहली की तरफ जा रहे हैं? सीएम के वो उसको कंफ्यूज है, उसको तो इमरान खान को खुश रखना है, तो उसके वो ऐसे बयान दे देता है बस खान साहब के लिए, जो आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इनको काफी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इमरान खान की एग्रेसिव पॉलिसी इमरान खान साहब को यहाँ तक लाई है, और इनकी पूरी टीम के पास पता है, किस देखे जितने भी इमरान खान जिसको भी कोई पावर देता है उसका कोई वोट बैंक तो होता नहीं है, तो वो मजबूर है खान साहब की तरफ देखना, क्योंकि पीटीआई सिर्फ एक ही नाम, एक ही आदमी की पार्टी है, एक ही नाम है इमरान खान, बाकी कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे बंदे को आगे लाता ही नहीं है जिसका वोट बैंक हो, या जिसमें पब्लिक में जिसकी जड़ें हो, ऐसा कोई बंदा आता नहीं है। तो ये बाकी सब जितने भी हैं वो खुश करने के लिए बैठे होते खान साहब को। एक मेरा लास्ट आपसे सवाल है, चूंकि आपने कहा कि जिद और अना अभी तक चल रहा है, अभी रिसेंटली सीएम केपी के कह रहे हैं कि पहले मजम्मत होगी फिर मुफाहमत होगी। इस मजम्मत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान दिया है? क्या ये और नुकसान आगे करने जा रही है? दूसरा मेरा सवाल इसमें ऐड कर दें, सोहेल आफरीदी जब कराची आए, सिंध के दौरे पर आए, तो
डिफरेंट ओपिनियन आए। आपका क्या ओपिनियन है? आवाम निकली, एक ओपिनियन ये आया, एक मारूफ निजी टीवी के चैनल मालिक हैं, वो ये कह रहे थे कि सुहेल आफरीदी के लिए इतने लोग निकल आए, सोचें अगर खान बाहर आ गया फिर क्या होगा। नहीं देखिए, फर्स्ट टाइम आए थे और कराची 3 करोड़ की सिटी है कराची की, फिर इनके खुद के भी लोग होंगे जो इनके साथ आए होंगे और बाकी सिंध से कुछ लोग आए होंगे। 20-25 हजार, हाँ अच्छा जलसा था, 20-25 हजार लोग जमा किए, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान आ गया था। हाँ अच्छा जलसा कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20-25 हजार लोग जमा कर लिए तो आप पूरी पाकिस्तान में आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर खान साहब की यही पॉलिसी रही एग्रेसिव तो भले ने कितने भी लोग इनके फेवर में हो, खान साहब फिर बाहर नहीं आ सकते। इस तरह बाहर नहीं आएंगे एहतिजाज करके और प्रेशर बिल्डअप करके, एस्टेब्लिशमेंट के बाद के बारे में बातें करके और हमारी फौज के बारे में बात करके। अगर खान साहब समझते हैं कि इस तरह मैं बाहर आ जाऊंगा या कोई भी समझता है तो वो गलत फहमी का शिकार है। इस तरह लड़ झगड़ के खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त करके आ सकते हैं। जी 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 जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अलवारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं पीएमसी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया, आप सीनियर साहब। बहुत शुक्रिया सर, मियां साहब आपने टाइम दिया। और बात कर रहे थे हम अमेरिका ईरान कशीदगी, और सिर्फ ये अमेरिका ईरान कशीदगी नहीं है, ये खित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। उसके बाद पाकिस्तान का माजी में बड़ा अहम किरदार रहा है। इस बार गर्मा गर्मी कितनी होगी जो कि ज़राए बता रहे हैं। कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप साहब कौम से खिताब करेंगे, उसके बाद कौम का एतमाद लेने के बाद ईरान पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। जो उनकी फ़ौजी तैयारियां हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो ईरानी हुकूमत है उनका जो नैरेटिव है वो भी बड़ा सख्त है। उन्होंने भी कहा है कि हम हर मुहिम जोई का जवाब देंगे, मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि समझौता और अगर टेबल टॉक ही करनी है, बैठना ही है, तो वो भी बराबरी की सतह पर ही बैठ सकते हैं। क्या वाकई अमेरिका के लिए ये जंग ख़तरा हो सकती है? चूँकि कुछ ही देर पहले इकबाल अडवाणी साहब ने तजिया दिया कि रूस और चाइना ये दो ऐसे मुल्क हैं कि जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान अकेला नहीं है। और पहली बार सऊदी अरब की हुकूमत ने भी अपनी एयर स्पेस के लिए मना कर दिया है। ये भी एक मतलब कहें तो ये अच्छा अलार्मिंग सिचुएशन के बाद ये एक अच्छी साइन है बीइंग अ मुस्लिम कंट्रीज़। मियाँ साहब, सिचुएशन बड़ी ख़राब है ख़ित्ते की, आप क्या समझते हैं कि वाकई अगर ये जंग होती है ईरान का नुकसान होना है या अमेरिका का? देखिए साजिद भाई, इस वक्त दुनिया में बड़ी तेज़ रफ्तारी से आप देखें तो मुख्तलिफ ममालिक के हालात जो है ना बिल्कुल यकसर जो है ना मुख्तलिफ हैं और बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अगर बात ईरान की जाए तो ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहम है, और क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान एक अकेला जो है वो सुपर लीड करता है। आप जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मुस्लिम ममालिक में जो है ना अकलौते वाहिद मुल्क हैं जिनके पास एटमी ताकत है। और अगर कहीं भी अमन की बात हो, जंग की बात हो, मुस्लिम ममालिक की बात हो, तो पाकिस्तान का रोल प्ले जो है वो आपको बड़ा वाज़िया नज़र आता है। लेकिन अगर ईरान और अमेरिका की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका का इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें एक वो कहते हैं कि मुख्तलिफ उनकी वो जो है ना इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है इसमें। वो चाहते हैं कि जो है ना बादशाहत को जो है ना वापस लाया जाए, लेकिन क्योंकि ईरान उनकी जो है ना वो चीज़ों को नहीं मान रहा, तो इस वजह से वो जो है रजीम चेंज की एक जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। अब हालात बेहतर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है ना अमेरिका जंग का मुतामल हो सकता है। अमेरिका बोल ज़रूर रहा है, कर ज़रूर रहा है, लेकिन डायरेक्टली मैं नहीं समझता कि वो कभी भी ईरान पे अटैक करेगा। धमकियां हो सकती हैं,
एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग हो सकती है, एक दूसरे को थ्रेट्स कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने आप को खुद जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि दुनिया में जितना भी अमन है मैं अमन के सदर के तौर पे पहचाना जाऊंगा। तो मैं नहीं समझता कि ये बयानिया सदर ट्रंप या उनकी इंतजामिया जो है वो चेंज करेगी या इस पे कोई खित्ते पे असरात मुरत्तब होंगे। लेकिन जहां आपने बात की सऊदी अरेबिया की, कतर की, जहां जहां अमेरिकन बेस है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं वो एक पेज पे हैं। ठीक है। चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, पाकिस्तान हो। तो इस वक्त कोई भी इस तरह की जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेशकदमी या पेश खैमा हो सकता है। हाँ, इसमें एक इसराइल का फैक्टर जरूर है। आप जानते हैं कि इसराइल के बहुत सारे जो है खदशात हैं ईरान से। ईरान हमेशा से ही इसराइल को चैलेंज करता हुआ आ रहा है, और आपने देखा भी है कि अभी कुछ माह कबल जो है इसराइल ने एक सही। नापाक कोशिश की, लेकिन उस नापाक कोशिश को भी जो है ना बड़ी खुश असलूबी के साथ ईरान और ईरान के जो हमसाया ममालिक हैं, जो उनके वेल विशर हैं, वो उन्होंने बाखूबी अपना अपना किरदार निभाया। जहाँ तक बात रशिया की या इस वक्त बात नॉर्थ कोरिया की जाए या इस वक्त चाइना की बात की जाए, तो इन ममालिक का ईरान के साथ एक अलग तरह का डिप्लोमेटिक टाई है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक है, तो मुस्लिम ममालिक इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे हैं, और पाकिस्तान कोई ना कोई बीच का दरमियानी रास्ता इंशाल्लाह निकाल लेगा। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान खत्ते के लिए बड़ा ताकतवर है। अभी तजिए में बताया अडवाणी साहब ने कि माजी में सऊदी अरब ने इतनी ऊपर से आकर स्टेटमेंट नहीं दी। ये भी नतीजा है कि जब हमने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बेहतर किए हैं सऊदी अरब से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने। पन्ना साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। वेलकम, थैंक यू। सर, मुझे पहले आप ये बताएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें नमरूद और फिरौन बना देंगे। माजी में तारीख रकम कर दी गई थी, आज भी आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। माजी के फिरौनों का हशर देख लें। आज आप फिरौन हैं, लेकिन हम आपका हशर भी माजी वाला ही करेंगे। एक दूसरे को तड़ियां, धमकियां लगाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हम ईरान पर हमला कर देंगे। क्या वाकई अमेरिका के हक में है क्या ईरान पर हमला करना? और फिर दूसरा मेरा सवाल ले लें, माजी में जब अमेरिका ने हमला किया था तो ईरान की मेन लीडरशिप पर हमला किया था, ईरान को खासा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ईरान ने भी चने चबवाए थे। क्या कहेंगे? अब एक तो ये रिसेंटली जैसे ट्रंप साहब ने, जैसे आपने जिक्र किया कि बात की है जंग वाली, मुझे जो लग रहा है कि अभी जंग नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि ईरान जो है ना, वो भी अभी डट गया है। उन्होंने भी अपने डिफेंस पोजीशन में बहुत आ गए। ठीक है। पहले भी थे, अब भी है। तो अभी फिजिकली जंग करना बड़ा मुश्किल होगा दोनों कंट्रीज के लिए। अगर ये साथ आ जाता है तो मुझे डर लग रहा है कि थर्ड वार की तरफ नहीं चलेगी और ये जंग नहीं छिड़नी चाहिए। अगर जंग ये छिड़ गई ना, जिसका टेंस है वो थर्ड वार का है। थर्ड वार में देखो कि चाइना भी यहाँ आ जाएगा, रशिया भी इधर आ जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। ये अमेरिका को दूसरे अल्फाजों में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मेरी नजर में। तो फिर ये मास तड़ियां हैं, धमकियां हैं, मामला ठंडे हो जाएंगे? नहीं, देखो उसने एक बात की है कल भी कि अब ईरान ने काफी लोगों का जो कत्ल था वो धमकियां खत्म किया, वो फांसी वाला कानून जो है वो भी खत्म करे। तब धमकियां वो हैं, लेकिन इसके अलावा देखो कि ये चलेगा। उसका अपना मुल्क है, लेकिन वो अपने मुल्क से चल रहा है, वो अपने मुल्क से चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, ऐसी जंग नहीं होगी जो एक्सपेक्टेड आप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग निकले हैं ईरान में, ये कितनी तादाद में लोग हैं? और इसको ऑपोजिशन कहें या कि बागी कहें, ये कौन लोग हैं, किनकी सपोर्ट है इनको कि ईरान जैसी रियासत में इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की है? देखो, ईरान में जो लोग निकले हैं वो महंगाई के खिलाफ, वहाँ टैक्स लगा दिए गए हैं बहुत। ठीक है। अमेरिका ने भी लगाए, किसी और सैंक्शन लग गई है हर किसी की। ठीक है। इसकी वजह से बड़ी महंगाई हो गई।
ठीक है, तो लोग जो उठे हैं वो महंगाई के लिए उठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग लेते हैं, ओके। तो फिर किस लिए वहाँ इनका वो महंगाई खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग तो उठेंगे। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा पन्ना साहब, सुहेल आफरी साहब एक दौरे पर आए हुए हैं सिंध में, एक वो बच्चे का रैली में इंतकाल हो गया था, उसकी ताज़ियत के लिए आज वो सिंध पहुंचे हैं। माजी में भी वो सिंध पहुंचे थे। निजी टीवी के वो मालिक हैं अली काजी साहब, वो कह रहे थे कि एक सुहेल आफरीदी के लिए इतने लोग निकल आए, अगर खान बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, वो बात आपकी सही है। अली काजी साहब बहुत अच्छे इंसान है, उसका तजजिया भी बड़ा अच्छा होता है टाइम पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सुहेल आफरीदी प्री प्लान आया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग, आज इतने नहीं निकले। अच्छा, उस वक्त उनको फ्री हैंड भी दिया गया था। अच्छा। अब उसको फ्री हैंड नहीं है। नहीं, फ्री हैंड कैसे दिया गया था? रास्तों पे रुकावटें थी, जगहों के मामलात थे, इजाजतनामों में मसले थे, लास्ट में इजाजत मिली, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के सिंध हुकूमत भी हमसे डर गई, हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, और एक रात, मतलब कल सुबह जलसा है, रात को इजाज़त दी जा रही है। बैक डोर से जो मैं महसूस करता हूँ तो पीपल्स पार्टी या पीटीआई के रास्ते थे जो इतनी फैसिलिटीज शुरू में दी गई, ऐसा महसूस होता है कि बैक डोर उन्होंने आपस में खोला था। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जब फिर क्या हुआ कि अचानक सख्ती हो गई? उस विंडो को किसी ने बंद कर दिया तो वो सारे आ गए कि भाई इस विंडो से तो हमें तो बड़ा वो, अच्छा, एक दूसरे पे ये ट्रस्ट गैप है पॉलिटिकली, नून निगम और उसमें, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपका तजिया क्या कहता है कि ये जो मजम्मत की सियासत पीटीआई कर रही है, वो कह रहे हैं पहले मजम्मत होगी फिर मुफाहमत होगी? मैं इस मुतालिक काफी दफा इंटरव्यू में भी बोला है, मुख्तलिफ में भी, पीटीआई जो सियासत कर रही है वो, उसको मैं तो सियासत ही नहीं कहूँगा, ये टकराव कर रही है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिक्स में। ये वो करते हैं जो तकरीबन साल के इसको इंटरनेशनल हाथ में खेल रही है, दुनिया इसको कर रही है, जो एंटी पाकिस्तान है कि आप वार्म अप हो जाए, ये चीजें करें। जब इदारे और पब्लिक सामने आ जाएगी ना, तो वहां फिर बंदे को कंट्री वाइज वीक होता है, किसको मतलब फाइट कर रहे हैं, ये डेलिब्रेटेड कर रहे हैं, और इसके बैक में कोई और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डेलिब्रेटली सब कुछ हो रहा है। आप जरा कॉल पे रहे ना सर, आप कॉल पे रहे। मियां साहब, पाकिस्तान में पन्ना साहब ने तजिया दिया कि सब जानबूझ के हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, डेलिब्रेटली हो रहा है, हालात खराब किए जा रहे हैं, फिर पीटीआई के लिए एंटी पाकिस्तान स्ट्रेटजी की टर्म यूज करना, क्या ये ठीक रहेगा? देखिए जी, आज का एक छोटा सा वाकया पहले मैं बयान कर देता हूँ। पीटीआई की एक सेनेटर है, सेनेटर साहिबा का नाम है जी फलक नाज चतराली। ठीक है। सहाफी ने सवाल किया जी, जो आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं ये केपी गवर्नमेंट की है और एक्साइज डिपार्टमेंट की है, ठीक है, तो आपकी हैसियत से ये गाड़ी जो है अपने निजी इस्तेमाल में आप ले रही हैं? तो मोहतरमा का जवाब ऐसा था कि मैं यकीन जाने कि वो सुन के अभी तक शॉकिंग में हूँ कि मोहतरमा ने गाड़ी की वजाहत देने की बजाय पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी की बात की, वीगो डाले की बात की। अच्छा, लेकिन वो अपना वो जवाब नहीं दे पाई कि हम जिस कल्चर की मुखालफत करते हैं, जिस अवाम के टैक्स की हिफाजत की बात करते हैं, हम उसका ज़िया क्यों कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका बड़ा दौरा में आ रहा है। एक तरफ अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ वो फरमाती हैं कि उन्होंने सुहेल अफरीदी ने सिंध में खौफ के बुत तोड़ दिए। तो खौफ के ऐसे कौन से बुत थे? आपको तो सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी, आपको अजरक पहना रही थी, टोपी पहना रही थी, लेकिन आपने उसका भी नाजायज फायदा उठाया। जो टर्म्स एंड कंडीशन तयशुदा थी आपने उसकी भी वायलेशन की। फिर बात की जाए अपोजिशन लीडर की, तो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, तो ये बात करते हैं कि हम न्यू जनरेशन की बात करते हैं, जी जनरेशन की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। तो महमूद खान अचकजई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब, क्या वो 30 साल के हैं? क्या वो 35 साल के हैं?
तो जब ये इनका दोहरा मेयार आपको सियासत में और अमल में इतना तजाद नजर आएगा कि सियासी बयान ये ऐसे देंगे कि अवाम को लगेगा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के वो हक में है, पाकिस्तान की अवाम के लिए फिक्रमंद है, लेकिन कहीं पे भी इनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तान की सालमियत की फिक्र है। बल्कि एक तरफ अगर इनका साबका वजीर आला केपी का, वो कहते हैं जी हमारे पास एविडेंस, सॉलिड सबूत मौजूद है कि अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं केपीके में, तो वहां पे सोहेल अफरीदी कहते हैं जी मैं हमायत नहीं करता। तो ये कैसा दौरा में आ रहा है? ये भी बताइएगा, अब कराची में एक बड़ी मुर्तज़ा आपकी स्टेटमेंट है ना, कम से कम मुझे तो हैरत में मुब्तला कर दिया है। ही सेज के वो जो टैंकर माफिया है उनका चैप्टर क्लोज, नई जो अप्रूवल है वो वाटर बोर्ड इंतजामिया को मना कर दी गई है। अब जो है कराची की आवाम को पानी मिलेगा बगैर टैंकर के। क्या ये आसान है मियाँ? नहीं साहब, मैं समझता हूँ ये महज एक पॉइंट, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है ना, लेकिन जहाँ पे लाइंस ही वाटर बोर्ड की मौजूद नहीं है उन इलाकों में पानी कैसे आप पहुँचाएंगे? आपने पहले वाटर टैंकर माफिया को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया कि उन्होंने जो लाइनें बिछी हुई थी उनको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, रोडों की बेड़ा गर्क करके वो लाइनों को उखाड़ के ले गए। अब जिन इलाकों में वो लाइनें ही मौजूद नहीं है वहां पे आप कैसे वो पानी दे सकते हैं? आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है कि अहले कराची को हम जो है ना वाटर टैंकर माफिया से निजात दिलाएं? एक और कैटेगरी कामरान टिसोरी साहब के लिए चेमा गोइयां थी, आज गए, कल गए, परसों गए, फलां आ रहे हैं। फिर एक गवर्नर मौसूफ से हमारे गवर्नर डॉक्टर इशरत रिबाज साहब, तवील अरसा आप गवर्नर रहे और बड़ी खामोश तबीयत रहे और उन पर बड़े इल्ज़ामात भी थे। फिर ये खबरें चली कि वो वापस आ रहे हैं जी। कुछ बताएंगे क्या होने जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती है हम अवाम की कि हम अवाम हमेशा जो है ना ये जो स्वीट पॉइजनिंग है ना इसके जहर में आ जाते हैं। बात ये है कि जब इन्होंने दाना चुगना होता है, जब ये पावर में होते हैं, जब ये ताकत में होते हैं तो ये पाकिस्तान में होते हैं। जैसे ही इनको पावर से महरूम किया जाता है ये कहीं ना कहीं बैरून मुल्क जाके बैठ के उसी अवाम पे जिस पे ये हुक्मरानी कर रहे होते हैं उसी अवाम को ये उल्लू बनाने के लिए, एक नई कहानी सुनाने के लिए ये स्वीट पॉइजनिंग करते हैं कि हमने आपके लिए डॉक्टर इशरत रिबाज की, जी मैं डॉक्टर इशरत रिबाज साहब की बात मैं पूछ लूँ, उनके रहनुमा लाइन पर है सर। अपना पन्ना साहब, डॉक्टर इशरत रिबाज साहब के लिए खबरें गर्दिश कर रही थी, जराए बता रहे थे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शायद गवर्नर के मनसब पे बैठेंगे, फिर अचानक मामला थम गए। नंबर 1 के प्रोग्राम बिल्कुल था, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता था, परमिशन भी मिल गई थी इस्लामाबाद में आने का। पहला भी प्रोग्राम इस्लामाबाद है, अब भी इस्लामाबाद में आएंगे, लेकिन किसी वजूहात से वो थोड़ा डिले होता। अब दोबारा जो है आने का उसका है, वो एक लीगल अपनी पोजीशन मांग रहा है एक्स गवर्नर के हैसियत से, जो सिक्योरिटी होती है। अच्छा, वो आना चाहता है। तो बेनजीर साहिबा भी तो आई थी ना सर, सिक्योरिटी थ्रेट थी उनको, वो आ गई थी। सुने जी तो वो आएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाकी ये जो आपने बात की गवर्नर वाली, जी जी, ये तो कोई ऐसी बात अभी नहीं है कि खाली पीली में आपको गलत बयान कर रही है, तो बात की बातें हैं, क्या होता है नहीं होता। बहरहाल उसका मुल्क है पाकिस्तान जाने का मैं बता देता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे जैसे ही उन्होंने अमल शुरू किया था 2016 में, तो वो 2 दफा गए थे, फिर उसको वापस भी बुला लिया गया था। ठीक है। उनके ही दौर में जब ये गवर्नर हाउस में नेशनल एक्शन प्लान बना था, ओके, तो जैसे ही एक्शन होना शुरू हो गया तो उसके इन्वायरमेंट में चेंज हो गई, उसके लिए कुछ लोगों ने जरूर कोई ऐसे नहीं। तो कराची की सियासत में पन्ना साहब, डॉक्टर इशरत रिबाज का एक रोल रहा है, तवील रोल रहा है। आपको नहीं लगता कि शायद उनके आने से वो जो खला है उसको फिल किया जा सके? मैं आपको करूं, बिल्कुल उसका रोल रहा है। उसके दौर में डेवलपमेंट भी हुई। हाँ, इलेक्ट्रिकल के जो केईसी का इशू है
हाँ। 70% लोड शेडिंग खत्म हुई थी। जितने फ्लाई ओवर बने हुए 35 बिलियन स्पेशल फंड लेके ये करवाए थे। ओके, ये गवर्नर हाउस में सिर्फ डेवलपमेंट के काम होते थे। ठीक है। आज वही है जो आपके सामने है। तीसरा आपको मैं अर्ज करूं, आपने अभी पानी की बात की थी, अगर मुझे 1 सेकंड दी जाए जी 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 जी। तो आप इस वक्त तमाम बल्दियात का जो मिनिस्टर साहब है सैयद शाह साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उसके घर में पानी की लाइन ही F8 वो DHF F8 में रहते हैं, तो कहाँ से टैंकर से खत्म कर देंगे? मिनिस्टर साहब के घर में भी पानी नहीं आएगा। तो फिर ये क्यों दी स्टेटमेंट? ये मुर्तजा वहाब साहब ने क्यों दी स्टेटमेंट? दिल को बहलाने के लिए? गालिब ये ख्याल अच्छा है? ख्याल अच्छा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। फिर यही कहेंगे हम लोग कराची की पब्लिक गजब किया कि तेरे वादे पे एतबार किया। ये अच्छा, साहब कहीं आप कहीं ऐसा तो नहीं है, तो पानी कहीं ऐसा तो नहीं है पन्ना साहब के वो जिनकी अप्रूवल्स हैं इन्वर्टेड कॉमास में मुबैना तौर पर शायद मामलात रेट बढ़ा दें फिर अप्रूवल मिलेंगे? सर वो रेट बढ़े नहीं बढ़े, टैंकर बंद नहीं है सर। टैंकर बंद नहीं होंगे? मुर्तजा वहाब साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद तो आप, मैं उसके लिए नहीं इतना मुझे पता, अपने मिनिस्टर साहब को तो पानी की लाइन दे दो। वो फेस 8 में रहता है, वहाँ पानी की लाइन ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? क्या बात है। तो उसने सोशल मीडिया में कह भी दिया है कि मेरे घर में भाई पानी की लाइन नहीं है। जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती तजिए का, बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब। सर ये स्टेटमेंट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं तो अहले सर कराची जानते हैं, वो कराची आई थे, अहले कराची से उनका ताल्लुक है। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं मैं कराची की पल्स से वाकिफ हूं, उनको पता है सरजानी में कहां क्या हो रहा है, उनको पता है क्लिफ्टन में क्या सूरत हाल है। फिर उनका कहना कि आप कराची को टैंकर माफिया से निजात दिलाएंगे। देखिए बात यह है कि अगर सिर्फ आप मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं तो वो गटर के ढक्कन तो प्रोवाइड कर नहीं सके, लेकिन जो हमारी जो लाइनें बिछी हुई हैं इनमें पानी कहाँ से देंगे? गटर का ढक्कन तो ये है कि ये बिल्कुल वाज़िया क्लियर है, लेकिन जो लाइनें बिछी हुई वो तो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड लाइनें ही जब नहीं होंगी इलाकों में तो पानी ये कहाँ से देंगे? कौन सा मैकेनिज़्म है? खाली बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, एक बात मैं और करता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए सुहेल खान अफरीदी जब कराची तशरीफ़ लाते हैं, आज भी कराची में है, तो आप देखें कि यहाँ पे सदर पाकिस्तान और साबका MNA भी उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और मेरा ख्याल है मसूफ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। आरिफ अलवी आपको कहीं नहीं नज़र आए होंगे। आरिफ अलवी साहब का किरदार आपको कहीं भी नज़र नहीं आया होगा, चाहे वो कहीं रैली की सूरत में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, आज ताज़ियत थी उस सूरत में हो, कहीं भी आपको उनका किरदार नजर नहीं आएगा। वजह तो इसका मतलब ये है कि जो बातें माइनस करने की हो चुकी हैं तो शायद कुछ लोग माइनस हो चुके हैं और कुछ प्लस हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त कुछ प्लस और कुछ माइनस हैं। और ये जो बातें हैं कि इस वक्त जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है ना सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप देखें कि वो खान साहब की बात कम करेंगे और वो गवर्नेंस की बात ज्यादा करेंगे, वो बात सियासत पे ज्यादा करेंगे, वो बात पाकिस्तान के जो सियासी अमूर हैं उन पे ज्यादा करेंगे। लेकिन जब उन्हीं की जमात के मतलब उनसे सवाल किया जाता है तो बड़ा दोहरा मेयार नजर आता है। एक तरफ वो न्यू जनरेशन और एक तरफ वो जो खुद जो अपनी उनकी एज जो है वो 60 प्लस है, तो वो अपना जिक्र करते हुए शायद भूल जाते हैं कि हम 60 प्लस हैं, ओल्ड एज हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमें इससे जो है ना रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इससे हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आता। 80 पॉइंट स्कोरिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भैया साहब। इसी उम्मीद के मेरा शाद आबाद रहा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।